डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, भाग 2। पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी विभिन्नताएं थी, अलग अलग थी सबकी संस्कृतियाँ, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों में ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की इमारत से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? सबसे पहले ये प्रश्न होता है कि मुगल थे कौन, वे कहाँ से आए। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ अनेकों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, क्योंकि चंगेज खां ने जो अपने शासन में बहुत ही नरसंहार किए थे, तो उससे ये यादें जुड़ी हुई थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। और सबसे जो पहला शासक है मुगल साम्राज्य का, वो बाबर ही था। और मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, अपना अधिकार प्राप्त किया, और बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, और जिसे 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तालिका 1, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। सबसे पहले बाबर था। 1526 से लेकर 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया, और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद उनका बेटा था हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक राज्य किया। उन्होंने हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया, और उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। जब ये हुमायूं 2 बार लगातार हारे, तो वे हार कर अपने आप को उन्होंने छुपाने के लिए ईरान की ओर प्रस्थान किया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली, और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः
कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद है अकबर। अकबर जो है वो हुमायूं का ही पुत्र था। 1556 से लेके 1605 तक काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। 13 वर्ष की अल्प आयु में छोटी आयु में अकबर सम्राट बना। और आप लोग बच्चे ये देख सकते हैं कि 13 वर्ष में आप मुश्किल से 6 या 7 में होते हो, और उस समय में अकबर ने इस देश को संभाला था। वो उस समय में यहाँ का सम्राट बना था, और उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। 1556 से और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों तथा निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 में के मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी साथ में जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर जैसे के कुछ हिस्सों को उसने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। और अपने राज्य शासन के अंतिम वर्षों में अकबर सत्ता के राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। जो अकबर की सत्ता थी वो उनके राजकुमार जो सलीम थे उनके विद्रोह के कारण लड़खड़ाई थी, और यही सलीम जो है आगे चलकर इसका नाम जो है वो सम्राट जहांगीर पड़ा। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज्य किया था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, ओमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया, और जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब जो शाहजहाँ था वो 1627 से लेके 1658 तक देश में हमारे इस उपमहाद्वीप पर उसने शासन किया। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पर कब्जा हो गया, और उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप गंधार सफ़ाविदों के हाथ से चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में अपने उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उत्तराधिकार में जायदाद संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि कौन यहाँ पे राजा बनेगा, और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उस दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, और शाहजहाँ को भी उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा की जेल में भेज दिया। जो औरंगजेब था, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें से जो औरंगजेब था वो बहुत ही शक्तिशाली निकला। उसने अपने 3 भाइयों को मार दिया और अपने पिता को भी जेल में भेज दिया था। औरंगजेब 1558 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में ओहमा की पराजय हुई, और परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़
और राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप, यानी कि जो उनकी आंतरिक राजनीति थी, उनकी राजनीति में और उत्तराधिकार के निर्णय में जो मुगल है वो ज़्यादा क्या है, हस्तक्षेप करने लगे थे, उनको सलाह देने लगे थे। और मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल हुए, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों और उत्तर पूर्व में ओहमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में ऐसा कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो कि इसके राज्य को संभाल पाता। और मुगल उत्तराधिकारियों की परंपराएं, मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का राज्य का अधिकारी होता है। जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में यह होता था कि पहले कोई राजा होता था तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही उसके शासन को संभालेगा। जैसे कि आजकल आप महाभारत के श्री कृष्णा या महाभारत में भी देख रहे हैं इनका, कौरवों और पांडवों में, कि जैसे युधिष्ठिर जो है वो सबसे ज्येष्ठ है, लेकिन फिर भी उसको राज्य ना दे के सब प्रजा की तो यही है सलाह कि उसको राजा बनाया जाए, लेकिन किसको बनाया गया राजा बाद में? दुर्योधन को। तो हमारे ऐसे ही इनमें भी क्या था कि ज्येष्ठ पुत्र को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती थी, वे सिर्फ सैयदा याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में बराबर का कर दिया जाता था। और तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। जहांगीर मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब तालिका 1 को फिर से देखेंगे, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, सत्ता में अधीनता को स्वीकार कर लिया। और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए और परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। और मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव जमा सके। मतलब कि उन्होंने उसको जब पराजित किया था, उसकी जो सत्ता थी, उसका जो शासन था, वो अपने में नाम ला के उसको दोबारा वापस कर दिया, जिससे उनका प्रभाव बना रहा और जिससे उनके साथ उनके संबंध जो हमारे मेवाड़ के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहे। और परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। और इस प्रकार जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और जिसका परिणाम आगे हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।